गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने यूट्यूब चैनल। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 मई 2021 और हम देखेंगे 15 मई का करंट अफेयर। मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ी हूँ करंट अफेयर के सेशन में। और गाइस, आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होता है, आपको डेली फॉलो करना है, ठीक है ना। और हाँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको आपकी जो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब चैनल पर, वो डेली आपको लेनी है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 15 मई 2021 का करंट अफेयर हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 11 मई, 13 मई, 15 मई या फिर 18 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 मई। 15 मई को मनाते हैं विश्व परिवार दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। 15 मई यानी कि आज के दिन मना रहे हैं विश्व परिवार दिवस। और 2021 की थीम क्या हो जाएगी? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। थीम मैंने यहाँ पर लिख कर दी है, आपको नोट कर लीजिए। फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी 2021 की थीम हो जाएगी। अच्छा, ये मनाते क्यों हैं? ये मनाते हैं ताकि जो संयुक्त परिवार है, जो ज्वाइंट फैमिली है, उसको प्रमोट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि एक व्यक्ति के जीवन में परिवार का क्या महत्व होता है। तो परिवार की इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा हुई थी 1993 में। सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है, उसने इसको मनाने की घोषणा की थी। तब से हर वर्ष 15 मई को ये दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो 15 मई को मनाते हैं विश्व परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी हुआ है और उसके अनुसार टीम 121 रेटिंग के अंकों के साथ कौन सी टीम प्रथम स्थान पे है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आईसीसी टेस्ट टीम जो है, तो उस रैंकिंग में फर्स्ट रैंक किस टीम की आई है? ऑप्शंस आपके हैं, देख लेते हैं। भारत, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। तो भारत टेस्ट रैंकिंग जो आई है आईसीसी टीम की, तो उसमें फर्स्ट रैंक पर है, प्रथम स्थान पर है। भारत के जो अंक हैं वो हैं 121 और 120 अंक के साथ सेकंड नंबर पर कौन आया है इस टेस्ट रैंकिंग में? तो 120 अंक के साथ न्यूजीलैंड इस रैंकिंग में सेकंड नंबर पर आया है। तो फर्स्ट रैंक इंडिया की हो जाएगी, न्यूजीलैंड की सेकंड रैंक हो जाएगी। और तीसरे नंबर पर 109 रेटिंग के साथ आया है इंग्लैंड, ठीक है। तो तीनों नंबर के मैंने आपको बता दी है, नोट कर लीजिए। भारत पहले स्थान पर है। अच्छा, भारत की जो आईसीसी टेस्ट टीम है, उसके कप्तान कौन है? उसके कप्तान है विराट कोहली, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल एस्टेट, डॉक्टर स्वाति मोहन, डॉक्टर विवेक मूर्ति और डॉक्टर राज अय्यर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल एस्टेट। तो ये भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जिनको 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है डॉक्टर थिल एस्टेट को, शकुंतला हरक सिंह थिल एस्टेट। बहुत बड़ा सा नाम है, शकुंतला हरक सिंह भी याद कर लेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। क्यों दिया गया है पुरस्कार? इन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और एक शोध किया था। उसी शोध के तहत इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो पुरस्कार है खाद्य और कृषि के लिए नोबल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, विश्व खाद्य पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज या पैसेक्स का आयोजन किया है? इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन है आपके नेपाल, चीन, रूस और इंडोनेशिया। तो पासेक्स या फिर पैसेक्स जो एक्सरसाइज है, तो ये किन किन देशों के बीच हुई है? तो ये हुई है भारत और इंडोनेशिया के बीच। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, पासेक्स या फिर पैसेज एक्सरसाइज। तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच हुई है, ठीक है।
नौसेना यानी कि नेवी की एक्सरसाइज है, हाल ही में अभी ये हुई है। तो अपनी पारस्परिक सहयोग और जो भी है उसको सुधार लाने के लिए ये फोकस करते हुए दक्षिण अरब सागर में, कहाँ पर, दक्षिणी जो अरब सागर है, अरेबियन सी है, वहाँ पर ये एक्सरसाइज संपन्न हुई है। और भारत की तरफ से जो भारत की नौसेना है उसमें INS शारदा, अपतटीय गश्ती पोत और चेतक हेलीकॉप्टर इन सभी चीज़ों ने भाग लिया। तो भारत की नौसेना जो एक्सरसाइज करती है कुछ ना कुछ तो यूज़ करती होगी ना। तो क्या क्या यूज़ किया, एक INS शारदा यूज़ किया है, एक गश्ती पोत का यूज़ किया है और चेतक हेलीकॉप्टर का उपयोग किया है। ठीक है, तो इन्हीं सब का उपयोग करते हुए ये एक्सरसाइज भारत की नेवी ने की है। भारत की नेवी ने किसके साथ की है, इंडोनेशिया के साथ की है। आपको सिंपली याद रखना है पैसेज एक्सरसाइज किन किन के बीच होती है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये नेवी की एक्सरसाइज है यानी कि नौसेना की एक्सरसाइज है। ठीक है ना, तो इतने पॉइंट याद कर लीजिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, माधव कुमार नेपाल, KP शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, KP शर्मा ओली। तो एक बार फिर से KP शर्मा ओली बन गए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री और इनकी जो नियुक्ति की है वो की है नेपाल के राष्ट्रपति ने। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी सिंह भंडारी। तो इन्होंने संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए KP शर्मा ओली को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यहाँ का जो संविधान है, नेपाल का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि राष्ट्रपति जो सबसे बड़े दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्या देवी सिंह भंडारी ने, जो कि यहाँ की राष्ट्रपति हैं नेपाल की, उन्होंने KP शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से ये नियुक्त हुए, अभी भी यही थे, KP शर्मा ओली। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन है राहुल द्रविड़, रमेश पोबार, अजय जडेजा या फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रमेश पोबार। तो रमेश पोबार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं, BCCI ने इनको नियुक्त किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रमेश पोबार। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख कि जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की जो एजेंसी है उसका प्रमुख नियुक्त किया है। तो UN ने अभी अपने यहाँ की जो मानवीय मामले होते हैं, जो UN से रिलेटेड जो मानवीय मामले होते हैं, उनकी एजेंसी होती है, उसका प्रमुख किसे नियुक्त किया है। तो ऑप्शन है निकी हैली, जोनाथन एलिन, मार्टिन ग्रिफिथ्स और बेस्ली नेविन-जिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन ग्रिफिथ्स। तो मार्टिन ग्रिफिथ्स को मामलों का जो मानवीय मामले हैं, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामले हैं, उनकी एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये एक ब्रिटिश राजनयिक हैं। ठीक है ना, तो इनको अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नियुक्त किया गया है। जो ग्रिफिथ्स हैं ये वैश्विक मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं, इसका बहुत ज़्यादा अनुभव इनको है और कई मामलों में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज में ये भाग भी ले चुके हैं जो मानवीय मामलों से संबंधित थी और संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष दूत भी हैं। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इनको, जो ब्रिटिश राजनयिक है मार्टिन ग्रिफिथ्स, इनको संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की जो एजेंसी उसका प्रमुख नियुक्त कर दिया है। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन ग्रिफिथ्स। ठीक है, नाम याद रखिए, मार्टिन ग्रिफिथ्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में देखा गया यजीदी अल्पसंख्यक धार्मिक समूह जो है मुख्य रूप से किस देश में पाया गया। ऑप्शन है इराक, सऊदी अरब, UAE या फिर पाकिस्तान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इराक। इराक में ये समूह पाया जाता है यजीदी, और यजीदी लोग, जो इराक के यजीदी लोग हैं, वो इस धर्म का पालन करते हैं। एक जो अद्वैतवादी धर्म होता है वो है और इराक में ये पाया जाता है। ठीक है, तो यजीदीवाद जो यजीदिज्म होता है, तो ये अद्वैतवादी धर्म है जिसका पालन यहाँ के यजीदी लोग करते हैं। ठीक है, इनकी आबादी दुनिया भर में 7 लाख के करीब है, 7 लाख के करीब ही दुनिया भर में ये लोग पाए जाते हैं। जातीय रूप से कुर्द होते हैं, क्या होते हैं, जातीय रूप से ये कुर्द होते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं, इराक में पाए जाते हैं। याद रखना है,
जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें इस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे टर्म याद रखिए, यजीदी इराक से, ठीक है, यजीदी जो समूह संबंधित है इराक से संबंधित। अच्छा, ये चर्चा में क्यों रहा और ये प्रश्न आया क्यों है? ऐसे तो बहुत सारे समूह पाए जाते होंगे, बहुत सारे धार्मिक समूह जो हैं सब जगह पाए जाते हो। ये अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इस्लामिक स्टेट के जो आतंकवादी हैं उन्होंने 2014 में यजीदी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया था। तो संयुक्त राष्ट्र की जो टीम है उसने ये घोषणा की है, इस बात के प्रमाण मिले हैं, पाए गए हैं। तो अभी हाल ही में ये जो समूह है इराक का धार्मिक समूह, ये चर्चा में रहा, ठीक है ना। तो इराक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने जा रहा है? तो ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फिर भूटान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। तो चीन अभी ये कार्य करने जा रहा है। क्या? चीन कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट पर लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने जा रहा है, ऐसी घोषणा चीन ने की है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि ये माउंट एवरेस्ट होता है तो यहाँ से ये नेपाल के साइड से भी लोग यहाँ पर चढ़ाई करते हैं और चीन के साइड से भी लोग यहाँ पर चढ़ाई करते हैं। तो जो नेपाल के पर्वतारोही हैं उनको उनसे बचाने के लिए चीन के पर्वतारोहियों को, क्योंकि नेपाल के अभी जो पर्वतारोही, बहुत सारे पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट जिन्होंने चढ़ाई की, उनमें से कुछ लोग कोरोना जो है वायरस के पॉजिटिव पाए गए, कोरोना संक्रमण से संक्रमित पाए गए। तो उसी से अपने यहाँ के पर्वतारोहियों को बचाने के लिए चीन ने काम किया है। तो चीन एक लाइन ऑफ सेपरेशन बना देगा यहाँ पर, ताकि चीन के जो पर्वतारोही हैं यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करें तो वो कोरोना वायरस की चपेट में ना आए, कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रहें। किससे? नेपाल के जो यहाँ के पर्वतारोही जाएंगे उनसे, ठीक है। तो ये चीन काम करने वाला है। अच्छा, अभी जो ये महीना होता है मई जून का जो महीना होता है, इस समय बहुत अधिक पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। तो जो मानसून होता है उसके आने से पहले यहाँ पर पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं। तो इसी को सुरक्षित करने के लिए, पर्वतारोहियों को संक्रमण ना हो, उसी के तहत ये कदम उठाया जाएगा चीन के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइन ऑफ सेपरेशन बनाएगा कौन? चीन। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में कौन से आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया? ऑप्शन है तीसरे, चौथे, पांचवें या फिर पहले। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरे। क्या है कहानी, मैं पूरी बताती हूँ आपको अभी। आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल, तो भारत ने अभी तीसरी आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया। ये जो आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल है, ये आर्कटिक जो क्षेत्र है उससे संबंधित है। वहाँ के जो अनुसंधान होते हैं, वहाँ पर जो कार्य होते हैं, उनसे संबंधित होती है। तो भारत की ओर से, भारत के जो केंद्रीय पृथ्वी मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया और उन्होंने कहा कि भारत आर्कटिक के अनुसंधान, अवलोकन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण में हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा। और भारत ये काम करता भी है। भारत आर्कटिक जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत अधिक कार्य करता है। और भारत की 2008 में यहाँ पर एक स्थायी अनुसंधान स्टेशन भी स्थापित किया था, जिसका नाम नोट कर लीजिए, नाम था हिमाद्री। हिमाद्री हिमाद्री नाम से एक अनुसंधान स्टेशन है जो कि आर्कटिक क्षेत्र में है भारत का, और जुलाई 2008 में भारत ने ये स्थापित किया था। ठीक है, तो भारत यहाँ पर बहुत अधिक कार्य करता रहता है, अनुसंधान कार्य करता रहता है। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों होती है आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल की? इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो दुनिया है, आर्कटिक क्षेत्र है या फिर कहें ये जो एरिया है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उसी की वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर हैं यहाँ के, ये पूरा बर्फीला एरिया है, तो जो यहाँ के ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, तेज़ी से पिघल रहे हैं। और जो ग्लेशियर होते हैं उनका समुद्र स्तर को बनाए रखने में बहुत अधिक योगदान होता है। तो जो समुद्र का जल स्तर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो इसके आसपास के जो द्वीप हैं वो डूबते जा रहे हैं, वो पानी में डूबते जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए कि ग्लेशियर तेज़ी से क्यों पिघल रहे हैं, इतना जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, यहाँ पर जो जैव विविधता है उसको बचाने के लिए, इन्हीं सभी कार्यों के लिए ये मिनिस्ट्रियल का आयोजन किया जाता है, ताकि सभी देश मिलकर सहयोग करें और समाधान कुछ निकालें। तो तीसरी आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल अभी हुई हाल ही में, उसमें भाग लिया भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर।
आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न। आपके लिए प्रश्न है, HDFC बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर के संयुक्त प्रयास से किस चैट बॉक्स को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है EBA, STA, HCA या फिर EDA। आपको राइट आंसर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में करना है। आपको जो भी आंसर सही लगे उसका आंसर कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आप एक बार लिख दें तो आपको बहुत अच्छे से याद होती है, इसलिए सारे स्टूडेंट्स आंसर करने का प्रयास जरूर से करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना है, ठीक है ना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।